आज बात करेंगे इस वीडियो में भारत की सबसे लंबी चलने वाली इनकम टैक्स रेट के बारे में। इंडियाज लॉन्गेस्ट इनकम टैक्स रेट। कैसे एक पॉलिटिशियन जो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उस समय हुआ करते थे, उनके घर पे ये छापेमारी की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और जो रिकवरी हुई थी उसने ना सिर्फ पूरी जनता को देश की बल्कि इनकम टैक्स महकमे को भी सन्न करके रख दिया था, चौंका कर रख दिया था। ये जो अमाउंट मिला था इस पैसे की गिनती के लिए 45 लोगों को लगाया गया था और उन 45 लोगों को भी 18 घंटे लगे थे उसे गिनने के लिए। क्या थी ये पूरी कहानी आज आपको पता चलने वाला। इसके ऊपर एक मूवी बनी है रेड नाम से, जिसमें अजय देवगन ने किरदार निभाया है इनकम टैक्स ऑफिसर का। लेकिन इस मूवी में काफ़ी चीज़ें दिखाई गई हैं कि बाद में कहा जाता है कि आखिर विभीषण था कौन, किसने टिप दी थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ये भी आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि असल में क्या इस सबसे लंबी चलने वाली रेड की असलियत थी, किसने टिप पहुंचाई थी इनकम टैक्स ऑफिसर्स तक। इसके अलावा जिस तरह का दिखाया है मूवी में कि अटैक हुआ था एक भीड़ के द्वारा, जानलेवा हमला पूरी इनकम टैक्स पार्टी के ऊपर, तो क्या ऐसा असल में हुआ था या कौन सी रेड में इस तरह की चीज हुई। तो शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है 1980s से। 80 का दशक था, भारत अपनी महंगाई से जूझ रहा था, स्ट्रगलिंग इकोनॉमी से जूझ रहा था, बेरोजगारी छाई हुई थी। लेकिन इस समय पर भी काफी सारे कारोबारी, काफी सारे ऐसे नेता होते थे, मंत्री होते थे जिनके करप्शन में हर बार नाम आते थे। लेकिन हर बार की वही कहानी, पावर और पॉलिटिक्स के दम पर ये जो केसेस थे वो दबा दिए जाते थे। इसी समय पर उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे। नाम था सरदार इंद्र सिंह। करीबन 91 साल उनकी उम्र थी। उनके इतिहास के बारे में अगर एक बार बात की जाए तो 1928 में उन्होंने भारत की पहली एक तरह से जो स्टील री रोलिंग मिल थी, सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स करके उनकी फैक्ट्री हुआ करती थी, यहाँ कानपुर में इसको बनाया था। और ये पहली ऐसी स्टील री रोलिंग मिल हुआ करती थी भारत की। ये बनाया 1928 में। इसके बाद उन्होंने अपने पॉलिटिक्स में पैर जमाए। पॉलिटिक्स में जब आए तो उनका करियर शुरू हुआ पॉलिटिक्स का। वो पंजाब से एमएलए रहे 1946 से 51 तक। इसके साथ बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने राज्यसभा में। राज्यसभा के एमपी बनने के बाद राजनीतिक संबंध इतने ज्यादा उनके मजबूत हो चुके थे कि उनका इन्फ्लुएंस उत्तर प्रदेश में तो था ही और भारत में भी लोग उन्हें काफी ज्यादा जानते थे। ये सारी चीजें चलती हैं। उनके राजनीतिक संबंध के बारे में इस तरह से भी आप समझिए कि जो उस समय होम मिनिस्टर थे भारत के, ज्ञानी जैल सिंह साहब, वो उनके इतने करीबी मित्र थे कि जब भी उनका कानपुर जाना होता था या यूपी में आसपास जाना होता था कानपुर के, तो वो सरदार इंद्र सिंह के घर पे जरूर जाया करते थे, वहां पे रुका करते थे। सिर्फ राजनीति में ही नहीं, उन्होंने अपना जो एक प्रोग्रेस थी, जो एक ग्रोथ थी, वो अपने बिजनेस में भी की थी। सरदार इंद्र सिंह का बिजनेस इस समय तक 1981 जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, 81 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट स्टील की जो मिल थी उसके वो मालिक हुआ करते थे। तो ये सारी चीजें थी। पॉलिटिक्स में भी करियर बहुत अच्छा था, शानदार था, बिजनेस भी लगातार ग्रो कर रहा था। लेकिन अब ये साल जो 1981 आ चुका था, हाल ही में उनकी राज्यसभा से जो सदस्यता थी उसका कार्यकाल पूरा हुआ था। और इस कार्यकाल के बाद में अब विचार किया जा रहा था सरकार के द्वारा कि उन्हें किसी एक यूनियन टेरिटरी का, भारत की, गवर्नर बनाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का ओहदा, किस तरह का उनका एक पावर थी पूरी पॉलिटिक्स में और पूरे सरकार के अंदर। ये सारी चीजें चल रही थी, इस पर विचार किया जा रहा था उनको यूटी का किसी का गवर्नर बनाने का। लेकिन इसी बीच में लखनऊ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक टिप मिलती है। तो लखनऊ के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये जो टिप आई थी, इसके बारे में आपको इस रेड के खत्म होते होते तक पता चल जाएगा कि आखिर ये किसने दी थी। ये जो टिप थी ऑफिस के लैंडलाइन नंबर पर आई थी, और इस लैंडलाइन नंबर पर जब ये टिप आई थी तब उठाया था इस फोन को उस समय के इनकम टैक्स के डेप्यूटी डायरेक्टर इंटेलिजेंस अलख कुमार बाब्याल ने। उन्हें इन्फॉर्मेंट के द्वारा कहा गया, जिसने इन्फॉर्मेशन दी उसने एक एड्रेस दिया और कहा कि इस एड्रेस पर आपको बेहिसाब पैसा मिलेगा। जब इस एड्रेस को देखा गया, जांचा गया, तो ये पता जो था वो निकलता है नामी ग्रामी पॉलिटिशियन और इंडस्ट्रियलिस्ट भारत के सरदार इंद्र सिंह के घर का। इस इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेंट ने ये बताया था कि घर में पैसा है। इसके अलावा उसने कोई सबूत या इस तरह की चीज नहीं थी जिसमें उसकी जो क्रेडिबिलिटी थी, जो उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके। तो अलख कुमार बाब्याल जो से, उन्होंने इसके बारे में सीधा अपने जो उस समय के इनकम टैक्स कमिश्नर थे शारदा प्रसाद पांडे, उनके साथ में डिस्कस किया। कुछ ऑफिसर्स के साथ वो इस मैटर को लेकर पहुंचते हैं शारदा प्रसाद पांडे के पास में। शारदा प्रसाद पांडे ने भी उनसे पूछा कि आपके पास में इसका पुख्ता सबूत क्या है कि इतना पैसा ये जो बता रहे हैं वो इस घर से मिल सकता है, और ये घर किसका है वो आप जानते हैं। तो ऑफिसर्स ने ब्रीफ किया, बताया कि हाँ बिल्कुल, ये घर जो है वो एक बहुत बड़े नामी ग्रामी पॉलिटिशियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं भारत के, उनका घर है। उनके पॉलिटिकल कनेक्शन भी काफी बड़े हैं, तो थोड़ा देख समझ के काम करना पड़ेगा, क्योंकि बात अगर गलत निकल गई और ये रेट जो है वो गलत निकली तो हम सबके ऊपर बात बनेगी। ये सारी चीजें हुई। लेकिन अलख कुमार जो थे उन्होंने कहा शारदा पांडे को, जो इनकम टैक्स कमिश्नर थे, कि मुझे
ऐसी इंस्टिंक्ट आ रही है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। और ये सुनते ही शारदा प्रसाद पांडे जी जो थे उन्होंने रेड वारंट पर साइन कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको लगता है और आपके पास इतना आपको ट्रस्ट है इस इन्फॉर्मेशन पे तो ठीक है, हम रेड आगे कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि देखिए जेंटलमैन, अगर ये जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है अगर ये सही निकलती है रेड के बाद तो आप सभी हीरो बन जाएंगे, नहीं अगर सही निकली तो आप सबको टिम्बकटू भेज दिया जाएगा। टिम्बकटू दरअसल वेस्ट अफ्रीका में माली एक देश है, माली का एक शहर है, और यहाँ की जो यात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन मानी जाती है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि टिम्बकटू भेज दिया जाएगा। तो खैर, जुलाई 1981 यानी कि 16 जुलाई 1981 का दिन था। सुबह के 7:30 बजे की बात है। रेड वारंट पर साइन हो चुके थे। सरदार इंद्र सिंह अपने कानपुर के घर में, उस बंगले में सुबह की चाय पी रहे थे। दूसरी तरफ कानपुर में ही इनकम टैक्स जो ऑफिसर थे अलग कुमार बावयाल, कानपुर में अपने स्वरूप नगर से जो इनकम टैक्स कॉलोनी के हाउसेस बने हुए हैं वहां से उस घर से निकले और कुछ ही दूरी पर एक प्री डिसाइडेड लोकेशन पर जाके 90 ऑफिसर्स की एक टीम थी जो कि अलग अलग लोकेशंस पर जाने वाली थी। कुछ लोग घर पर जाने वाले थे, दूसरे जो टारगेटेड घर थे इंद्र सिंह के उनके घर पर जाने वाले थे, कुछ उनकी फैक्ट्री पर जाने वाले थे। तो ये जो टीम थी वो यहाँ से बटने वाली थी। ये सभी एक प्री डिसाइडेड लोकेशन पर मिलते हैं। टोटल 90 ऑफिसर्स, 40 ऑफिसर्स के साथ में घर की ओर रवाना होते हैं अलग बावयाल इनकम टैक्स ऑफिसर्स के साथ सीधा इंद्र विक्रम सिंह के घर। सुबह के 8 बजे जब सरदार इंद्र सिंह के घर का गेट खुला तो वहां पे सामने इतने सारे ऑफिसर्स को देख के गेट खोलने वाला शख्स समझ गया था कि ये एक रेड होने वाली है। आते ही रेड वारंट दिखाया गया, उस पर शारदा प्रसाद पांडे जी के हस्ताक्षर थे इनकम टैक्स कमिश्नर के, और फिर रेड को शुरू किया जाता है। इस बीच जो बाकी ग्रुप्स थे, जो टोटल 90 ऑफिसर्स थे, उसमें से जो बाकी ग्रुप्स थे वो इंद्र सिंह के बाकी रिलेटिव्स जो कानपुर में बहुत ही रिहायशी अच्छे बड़े बड़े इलाकों में रहते थे, जिसमें तिलक नगर में रहते थे, आर्य नगर में, लाजपत नगर में, कानपुर के इन कॉलोनीज में जो लोग रहते थे जहां उनके घर थे वहां पे भी जो टीम्स थी वो चली गई थी रेड डालने के लिए। साथ ही साथ में जो सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड थी फजलगंज और पनखी में, यहाँ पे इन दोनों फैक्ट्रीज में भी रेड की गई। कुछ ऑफिसर्स यहाँ भी पहुंचे अपनी टीम के साथ में। तो टोटल ओवरऑल मिला के 90 लोगों की टीम थी। घर में जो टीम रेड कर रही थी पहले उन्हें 10 लाख मिलना शुरू हुआ, फिर 20 लाख मिले, फिर 30 लाख मिले। छुपा हुआ पैसा अलग अलग जगह से मिलना शुरू हो गया। इस बीच टीम को 2 और घरों का एड्रेस मिला, यानी कि 2 और घरों के बारे में पता चला। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से एक घर तो सीधा सामने ही था स्वरूप नगर में इनकम टैक्स कॉलोनी के, तो ये एक और घर था। अब इन दोनों घरों की जब तलाशी ली गई, वहां पे कुछ टीम्स को भेजा गया, तो वहां पैसे जो थे वो सूटकेसेस में रखे थे, और वो पैसे इस तरह से रखे थे, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने पुराना पैसा था वो कि उसे यहाँ पे रखा ही स्टोर करने के लिए गया था। उसमें से कई सारे ऐसे नोट थे जो कि बेकार हो चुके थे, सड़ चुके थे, कहीं पे पानी की वजह से नोट जो थे वो कड़क इतने हो चुके थे कि जैसे उनको उठाया तो वो टूट के नीचे गिरने लगे। कुछ ऐसे नोट थे जिनको चींटियों ने खा लिया था, क्योंकि आसपास कुछ मीठा पड़ा होगा या कुछ भी चीजें होंगी, तो उसकी वजह से कुछ नोट ऐसे थे जिनको चींटियां भी खा गई थी। ये पूरा जो पैसा था दोस्तों, जो कि बाद में गिना भी इसको नहीं गया क्योंकि ये खराब हो चुका था पूरा पैसा, 1.5 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जाती है। 1.5 लाख रुपए करीबन ये थे, और ये 1981 की हम बात कर रहे हैं। तो ये इतना पैसा तो ऐसा था जो कि बिल्कुल खराब हो चुका था। खैर, रेड की रिकवरी को देखते हुए और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सफिशिएंट ऑफिसर्स, क्योंकि अभी भी ऐसा लग रहा था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि ये अब और लंबा चल सकती है रेड, तो और ऑफिसर्स को बुलाया गया। कुछ डिवीजन असिस्टेंट थे, अपर डिवीजन असिस्टेंट, उनको बुलाया गया, और कहीं हालात बिगड़ ना जाएं इसके लिए 200 पुलिस वालों को भी यहाँ पे तलब किया गया। उनसे कहा गया कि आप लोग भी यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए इनकम टैक्स टीम की आ जाइए, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम था सरदार इंद्र सिंह, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पॉलिटिशियन भी थे, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। तो कहीं कोई अपोजिशन सामने से ना आ जाए, कोई अटैक ना हो जाए, इस वजह से 200 पुलिस वालों को भी यहाँ पे बुलाया गया। पहले दिन की जो रेड थी, जब वो खत्म हुआ है पहला दिन, तो टोटल कलेक्शन कैश का जो था, ये देख के ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सन्न रह गया था। कानपुर से अकेले, सिर्फ कानपुर से, बाद में क्योंकि और भी शहरों में अलग अलग जगह रेड की है यही सेम इसी केस में, कानपुर से अकेले 92 लाख रुपए कैश की रिकवरी हुई थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिली थी। लेकिन ये सिर्फ अभी शुरुआत थी। अब अगला दिन आया, रेड करने जो टीम गई थी वो यहीं पे रुकी इस घर में। अगले दिन उन्होंने फिर से अपनी रेड शुरू की, लेकिन इस अगले दिन पे एक ऑफिसर थे जिनको कुछ पेपर की स्लिप्स मिली। पहली बार में उन्होंने उसको नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब ऐसी कई और सारी पेपर के छोटे छोटे टुकड़े जब मिलने लगे, उन्होंने उसको पढ़ना शुरू किया, और पढ़ के जब देखा तो वो पेपर की स्लिप दरअसल रेंट स्लिप थी लॉकर्स की। बैंक्स में कई बैंक थे ऐसे, कुछ कानपुर में थे, कुछ दिल्ली में थे, कुछ मसूरी में थे, और वहां पे
ये लॉकर्स थे इस फैमिली के, अलग अलग लोगों के। वहाँ पे उन रेंट स्लिप को जब देखा गया तब इन तीनों जगहों पर टीम को भेजा जाता है। इनकम टैक्स की एक टीम वहाँ पे भी गई जो उन शहरों में मौजूद थी। लॉकर्स को खुलवाया गया और फिर उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 250 तोला सोना मिला। 250 तोला सोना, 2 गोल्ड की ईंटें थी, सोने की ईंटें करीबन 9 लाख की, 9.25 लाख की। जो ज्वेलरी मिली वो 7.5 लाख रुपए की मिली। 144 गिन्नियाँ मिली जिनका प्राइस था 1,85,000 रुपये। फिक्स डिपॉजिट मिले 7 लाख रुपए के। लॉकर जो दिल्ली में थे उसमें से 72,000 रुपए कैश और फिक्स डिपॉजिट जो रिसिप्ट थी वो मिलती हैं 1,10,000 रुपए की। ये सारी जो चीज़ें थी ये लॉकर से बरामद हुई। कैश पहले से एक दिन क्या बरामद हुआ था 92 लाख का, वो हमने आपको बता दिया। ओवरऑल अमाउंट बढ़ता ही जा रहा था। ऑफिसर्स एक दिन के हिसाब से आए थे वही सेम कपड़ों में। ये जो एक दिन था वो बढ़ते बढ़ते 3 दिन हो गए। 3 दिन तक ये रेट चलती है। ये सारा जो पैसा था, सारे जो एसेट्स थे, सारे जो कागजात थे, ये सारे के सारे आरबीआई को भेजे जाते हैं। चीफ मैनेजर थे उस समय पे आरबीआई के सैयद रजा जैदी, उन्होंने इंडिया टुडे को ये बताया था उस समय पर कि इस पूरे पैसे को गिनने के लिए, इस पूरे एसेट्स को देखने के लिए, इनकी रकम निकालने के लिए एक स्पेशली एक रूम था, उसको रखा गया था, अलॉट कर दिया गया था कि इस रूम में सिर्फ सरदार इंद्र सिंह के घर का ये जो पूरा पैसा है रेड में जो मिला है, इस रेड में सिर्फ उसी को गिना जाएगा। यहाँ पे 18 घंटे तक 45 ऑफिसर्स को लगाया गया, कई लोगों को बुलाया गया। 18 घंटे के बाद करीबन ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कानपुर के जब पता चला कि कितनी रिकवरी टोटल उनको हुई है, वो भी ये सुनकर सन्न रह गए थे क्योंकि 1981 की बात थी। उस साल 1981 में इस रेड के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो अब तक की सबसे लंबी रेड थी, 1,60,00,000 रुपया कैश बरामद हुआ था। और ये ऐसी रेट थी, जो ऐसी रिकवरी थी जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। खैर, इसमें कई चीजें इस रेट के बारे में इंटरेस्टिंग बताई जाती हैं। एक जगह हमने पढ़ा कि ये भी बताया जाता है इस रेट के बारे में कि जो नकदी जब्त की थी, जो टोटल अमाउंट कैश में जब्त किया था, जो एक पंचनामा बाद में बनता है इनकम टैक्स रेट के, जो ऑफिसर्स बना के देते हैं कि पंचनामे में क्या क्या मिला है, सारी चीजें उसमें डिटेल डाली जाती है। तो ये बताया जाता है कि वो वास्तव में जो पंचनामा था उसमें जो दर्ज राशि थी, जितनी लिखी थी, उससे 3,000 रुपए कुछ ज्यादा निकल रहे थे। तो आरबीआई ने वो 3,000 रुपए, क्योंकि पंचनामा बन चुका था, उसमें जो अमाउंट लिखा था 1,60,00,000 करीबन, उसमें 3,000 रुपए ऐसे थे बाद में जो बच गए थे आरबीआई के पास, जिसको गिनना भूल गए थे। तो इस तरह की चीज थी। वो 3,000 रुपए उसी फैमिली के होने वाले थे, सरदार इंद्र सिंह की जो फैमिली थी। तो ये एनवलप में रख के जो ऑफिसर्स थे इनकम टैक्स के जाते हैं, दे के आते हैं फैमिली के ओनर को। और ये बताया जाता है कि उस पर सामने से रिप्लाई ये आया था रेड के बाद में कि इस उपहार के लिए धन्यवाद, इससे मुझे इस महीने की अपनी घर का जो खर्च है उसको चलाने में मदद मिलेगी। तो ये पूरी एक ऐसी रेट थी जिसके बारे में कहते हैं कि सबसे लंबी चलने वाली रेट। कई ऐसी नई चीजें हुई जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद पहली बार देखी थी। अब बात आती है विभीषण की, यानी कि आखिर टिप किसने दी थी। तो देखिए, टिप के बारे में कई अलग अलग जगह अलग अलग चीजें सामने आती हैं, लेकिन ये बताया गया है एक लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट कानपुर के, उनके द्वारा एक अखबार को। उन्होंने कहा है कि अगर आप मेरा नाम सामने ना लें तो मैं आपको बताऊं कि ये जो रेड हुई थी सरदार इंद्र सिंह के घर, ये एक फैमिली डिस्प्यूट था, यानी कि उनकी फैमिली में ही कहीं किसी ने ये खबर जो थी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टिप ऑफ दिया था। दूसरी जगह जो पढ़ा गया उसमें ये सामने आता है कि इंद्र सिंह की जो वाइफ थी वो जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम की सिस्टर इन लॉ थी। और कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स का हाथ सामने आता है कि ये पॉलिटिकली इंद्र सिंह के ऊपर कराया गया था कुछ ऐसे अलग अलग लोगों के द्वारा जो उनके संपर्क में थे। तो कभी भी इन पर ऑफिशियली कोई क्लेम प्रॉपर नहीं आया सामने, लेकिन जिस तरह का आपने मूवी में भी देखा होगा कि कुछ इसी तरह के फैमिली के इंटरनल कुछ डिस्प्यूट्स बताए गए हैं। साथ ही साथ में बाद में वो जो जिनके यहाँ रेड की गई थी वो ढूंढते रहते हैं कि आखिर विभीषण था कौन। तो ये यहाँ पे भी हुआ है कि इस तरह की चीज़ सामने आती है कि कुछ फैमिली डिस्प्यूट था, इसकी वजह से टिप दी गई थी। प्रॉपर नाम कभी भी सामने नहीं आया और ना ही आना चाहिए इस तरह की चीज़ों में, क्योंकि ये कई बार एक पर्टिकुलर पर्सन को दिक्कत भी दे सकता है। और ये सारी जो चीज़ थी वो इस इनकम टैक्स रेड में जो हुई, तो ये हमेशा के लिए दब के रह गई। अब बात करते हैं कि क्या ऐसी कोई रेड थी जो मूवी में दिखाया गया है कि इनकम टैक्स पार्टी जो थी उनके ऊपर जानलेवा हमला हो गया था, उनके ऊपर उन्हें मारने का पूरा प्रयास किया गया। तो ऐसी एक रेड बिल्कुल थी। करीबन 8 साल के बाद इस लंबी चलने वाली रेड के 14 सितंबर 1989 की बात बताई जाती है। इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने घरों पर और पेपर मिल के ओनर जिनका नाम था हरीश छाबड़ा और ज्वेलर थे चित्रंजन स्वरूप, इनके घरों पर और इनकी फैक्ट्रीज पर रेड की थी। इस रेड में जब ये 88 ऑफिसर 88 ऑफिसर्स पहुंचे थे यहाँ पे,
कहीं ना कहीं से ये टिप जो थी वो आउट हो गई थी। पता चल गया था हरीश छाबड़ा को और चितरंजन स्वरूप को कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स यहाँ पे आने वाले हैं रेड करने के लिए, और इसके बाद एक मॉब को, एक भीड़ को अरेंज किया गया और इस भीड़ ने इस तरह से पीटा था, इस तरह से हमला किया था इनकम टैक्स ऑफिसर्स के ऊपर कि बताया जाता है कि कुछ उसमें से हॉस्पिटलाइज हो गए, कुछ पैरालाइज भी हो चुके थे। इतनी बुरी तरह उन्हें मारा गया और ह्यूमिलिएट करने के लिए, उनकी बेइज्जती करने के लिए उन ऑफिसर्स की, उनके उस भीड़ ने कई ऑफिसर्स को के कपड़े उतार दिए थे। उन्हें वहां से कपड़े मांग मांग कर गांव के लोगों से, आसपास के लोगों से यहाँ से निकलना पड़ा था। तो ये जो एक इंसिडेंट हुआ 1989 में, और इसके पहले जो 1981 में सरदार इंद्र सिंह के घर पे रेड हुई, इन दोनों को क्लब करके कंबाइन करके रेड मूवी को बनाया गया है। ये पूरा आज का एपिसोड था जिसमें हमने आपको ये रेड की रियल स्टोरी क्या है वो पूरी बताई है। ऐसे और भी टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे। अपने टॉपिक्स आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं।